नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हमारे विज्ञान 2 के चौथा जो पाठ है नमस्कार बच्चों, आज हम अपने विज्ञान 2 का जो चौथा पाठ है पर्यावरणीय व्यवस्थापन, उसके अंतिम के कुछ टॉपिक जो कि पर्यावरण संवर्धन व जैव विविधता क्या है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। उसके बाद पर्यावरण विविधता में या पर्यावरण संवर्धन में मेरी भूमिका क्या है, यानी हमारी भूमिका क्या है देश के नागरिक के तौर पे, और अपने पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाना चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हम लोग जैव विविधता के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम विभिन्न जो संकटग्रस्त प्रजातियां उनके बारे में भी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण संवर्धन व जैव विविधता। अब ये पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है वो जैविक तथा अजैविक घटकों के आंतरिक संबंध इसमें घटित होते हैं। और पर्यावरण में जो दो चीजों का आप पहले पढ़ चुके हो इस पाठ में, एक तो है परिस्थितिकी और दूसरा है परिसंस्था। परिस्थितिकी और परिसंस्था, इसमें परिस्थितिकी क्या है, हम लोग एक बार फिर से उसको पुनरावर्तन कर लेंगे। हमारे पर्यावरण में जो जैविक तथा अजैविक घटक हैं उनमें जो भी आंतरिक संबंध होता है, जैसे जैविक जो घटक है, जीव है, प्राणी है, वनस्पतियां हैं, विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं, ये अपने पर्यावरण में उपस्थित अजैविक घटक, जैसे कि अजैविक घटक में कौन कौन से घटक आते हैं? हवा, पानी, तापमान, उसमें मिट्टी भी आता है, विभिन्न जो वायुमंडल है उसके जो गैसेस हैं, ये सारी चीजों का जो जैविक घटक है अपने जीवन के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इन दोनों में जो आंतरिक संबंध है, इसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम परिस्थितिकी कहते हैं, या इंग्लिश में उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इसके बाद अगला है इकोसिस्टम या परिसंस्था। हमारी जो पृथ्वी है, या हम अगर भारत देश की बात करें तो उसमें विभिन्न परिसंस्थाएं हैं। तो इन परिसंस्थाओं में ये परिसंस्था यानी क्या, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न प्राणी हैं वो अलग अलग परिसंस्थाओं में रहते हैं। कुछ पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ जो है उनका अधिवास हवा में या पेड़ों पे होता है। तो इनमें जो ये प्राणी या वनस्पति जहाँ पे ये रहते हैं उसको ये अधिवास जो होता है उसको हम कहते हैं परिसंस्था, या उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। मैडम स्क्रीन शेयर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर, एक मिनट। सर एक मिनट, थोड़ा नेट इशू है। अब जो है हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संवर्धन व जैव विविधता। तो पर्यावरण संवर्धन यानी क्या? हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों से बना हुआ है, उसमें जो भी जैव विविधता है उसका संवर्धन करना, उसका बचाव करना। हम सब लोग जानते हैं कि आज हमारे जो है विश्व की क्या हालत है। तो जितने भी प्रदूषण है, जितनी हमारी हम कह सकते हैं जितना हमने डेवलपमेंट किया है, जितना हम आगे बढ़े हैं, हमारी तकनीकी जितनी आगे बढ़ी है, उस तकनीकी के आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने इस पर्यावरण का ह्रास भी किया, यानी उसको नुकसान भी पहुंचाया है। किस रूप में? प्रदूषण के रूप में। विभिन्न जो हमारे पर्यावरण
पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उन सबको हमने अपने निजी उपयोग के लिए उनका ह्रास किया है, उनको नष्ट किया है। जैसे जंगलों की कटाई हो चुकी है, अब तो कितने बहुत ही कम जंगल बचे हुए हैं। उसके साथ साथ जो इन वनों में रहने वाले जीव हैं, उनका अधिवास ये जंगल है, तो ये अधिवास को नष्ट करने की वजह से इन जीवों को भी रहने की कोई जगह नहीं मिलती है, ना उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इससे ये जीवों का भी ह्रास होता जा रहा है। तो ये पर्यावरण संवर्धन जो है, पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो कोई भी जीव या मनुष्य वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने पर्यावरण पर आश्रित है, आधारित है। अब हम लोग सबसे पहले हमको पर्यावरण संवर्धन व जैव विविधता में जैव विविधता के विविध स्तर देखना है। तो उसमें जैव विविधता का जो पहला स्तर है वो है आनुवांशिक विविधता, या उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक यानी क्या? अनुवंश विज्ञान आप पढ़ चुके हैं। तो आनुवांशिक एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है, जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं मनुष्य। हर एक मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से एक ही जैसा है, लेकिन उसमें कुछ विविधताओं की वजह से उसके जो लंबाई है, या आप कह सकते हैं उसका चेहरा, तो हर एक मनुष्य का एक दूसरे से अलग ही होता है। तो या उसका रंग है, ऐसे विभिन्न गुणधर्म जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसको हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ये विविधता क्यों आती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रजनन में लैंगिक प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसकी वजह से विविधता पाई जाती है। यानी जनुकों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है जब जनुक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं। और यदि विविधता न पाई जाए जीवों में तो वो कुछ समय में नष्ट हो जाएंगे। अगला है प्रजाति की विविधता। प्रजाति की यानी क्या है? एक ही प्रदेश की एक ही प्रजाति के प्राणियों अथवा वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है उसको हम प्रजाति की विविधता कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में या विश्व के किसी भी जगह पे एक ही प्रजाति के अलग अलग प्राणी पाए जाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, समझ लीजिए हम लोगों ने मैमल्स यानी कि स्तनधारी प्राणियों का उदाहरण लिया, तो ये मैडम। स्तनधारी प्राणियों में भी अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। कुत्ता हाँ है, मैडम, बिल्ली आपका है। कुछ पीपीटी शो कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है। अगर कुछ कर रहे हैं तो नहीं सर, अभी मैं शो नहीं कर रही हूँ, मैं अभी 2 मिनट बाद शो करूंगी। आप अपना वीडियो तो चालू कर लीजिए, सिर्फ ऑडियो चालू है। हाँ, तो प्रजाति की विविधता मैंने क्या बताया कि एक ही प्रजाति के जो प्राणी हैं उनमें विविधता होना, अंतर होना। जैसे कि विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, स्तनधारी है, फिर मत्स्य वर्ग है, तो ये हो गया उनमें विविधता। या पौधे हैं, जो छोटे पौधे हैं, हम बोल सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये सब वनस्पतियों में विविधता हो गया। उसके बाद तीसरा प्रकार है परिसंस्था में विविधता। परिसंस्था मैंने अभी आपको बताया कि परिसंस्था का मतलब क्या है। परिसंस्था यानी ऐसी जगह जहां पे कोई भी प्राणी या वनस्पति जीवित रहता है, वो उस पर आश्रित रहता है। अलग अलग परिसंस्थाएं, जैसे कि जो हमारी जो जमीन है, तो वो एक परिसंस्था है। उसमें जो घास उगते हैं या पेड़ उगते हैं, तो उसपे जो भी प्राणी है वो उसको खाकर जीवित रहते हैं और वहीं पर वो रहते भी हैं। इसके साथ साथ जलीय परिसंस्था, पानी, जैसे कि नदी, तालाब या समुद्र, तो ये सारे जो है ये भी एक प्रकार की जलीय परिसंस्था है। इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां, छोटे मोटे प्राणी या जलीय वनस्पतियां रहती हैं। तो ये परिसंस्था में जो विविधता होती है उसको परिसंस्था की विविधता कहते हैं। अब हम लोग कुछ स्क्रीन शेयरिंग में करूंगी, वो हमको देखना है।
तो आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में आपको जितने भी हमारे भारत में जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन सबके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन आपको अभी हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ प्रजातियों के बारे में ही देखना है। अभी मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग ईओ विल्सन ने किया और उन्होंने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी रंग के पृष्ठों पर दर्शाया गया। यानी ये जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या हमारे पर्यावरण का जो भी ह्रास हो रहा है, उसको जो भी नुकसान पहुंच रहा है, ये सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। और इसलिए कई ऐसी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, जिसमें एक यूनेस्को है, फुल फॉर्म है उसका यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को जो है उसमें भी बहुत सारे देश के लोग जो है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उसमें सहभागी होते हैं और हमारी जैविक विविधता को बचाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, किस प्रकार से अपना जो है अपने पर्यावरण को नुकसान से बचाया जाना चाहिए, इस सब पर चर्चा करते हैं और विविध कानून भी वहां पर बनाए जाते हैं। नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी एवं नंदा देवी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने क्या किया, हमारे भारत के जो ये क्षेत्र हैं इन सबको विश्व धरोहर क्यों? क्योंकि हमारा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह ही है। यदि हम सोचे कि सिर्फ हमारे भारत देश का कल्याण हो, हमारा देश सिर्फ भारत है, बाकी सारे देशों से हमको क्या लेना देना, उनकी जैविक विविधता से हमको क्या लेना देना, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सारी हमारे पूरे वैश्विक जो जैविक विविधता है वो अगर बची रही तो ही हम बच पाएंगे। सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक भारत देश के नाते यदि हम सिर्फ अपने बारे में सोचे तो हम अपनी ही जैविक विविधता के भरोसे हमारा पूरा पर्यावरण बचा हुआ नहीं रह सकता। 14 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा तथा डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है। यानी आरक्षित क्षेत्र में कितने क्षेत्र है? 14 ऐसे जैव मंडलीय क्षेत्र हैं जो कि आरक्षित हैं और इसमें मन्नार की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ी है और डिब्रू सैखोवा जो है वो सबसे छोटा है। अगर आपको चाहिए, किताब में आपको सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई। देखिए, जो जैविक विविधता है उनका तो रास राजा महाराजाओं के जमाने से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि पहले जो है कोई टीवी या ऐसे कोई मीडिया नहीं था। तो पहले के लोग क्या करते थे, खासकर राजा महाराजा, वो अपने शौक के लिए शिकार करते थे, अपना जो है समय व्यक्त करने के लिए शिकार करते थे। आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, पिक्चरों में, या आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि उनके जो महल भी होते थे, उनके घर जो होते थे, उसमें वो जानवरों की खाल रखना एक शौक मानते थे, वो एक शान माना जाता था। और कुछ जो है तस्कर, ये तो राजा महाराजाओं ने शिकार किया अपने मनोरंजन के लिए। और आपको मालूम है कि जितने भी हमारे जीव हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा उनके शरीर का भाग है या उनमें कोई औषधीय गुण है जो कि पैसा कमाने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया था। तो तस्कर होते थे क्या, होते भी हैं अभी, जो तस्कर, यानी आप लोगों ने सुना होगा स्मगलर्स। तो वो क्या करते थे, या जो डाकू रहते थे, उसमें आपने बहुत लोगों का नाम भी सुना होगा। तो वो क्या करते थे, उनका पूरा गिरोह रहता था और वो विभिन्न जानवरों को, जंगली जानवरों को सिर्फ उनके शरीर के कुछ हिस्सों के लिए मार देते थे, और ताकि उनको उन हिस्सों को बेच के पैसा मिले। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता में जो ह्रास आया है, उसमें जो भी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, प्रदूषण होने की वजह से बहुत सारे
जंगली जानवरों, इसके साथ साथ जो जल में रहने वाली वनस्पतियां हैं, जो प्राणी है, इन सबको बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो जब ये नुकसान देखा गया, जब ऐसा महसूस किया गया कि ये नुकसान काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है और इन सबका भुगतान मनुष्यों को ही करना पड़ेगा, और मनुष्यों की वजह से ही असल में ये सब हुआ है। मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों की वजह से, चाहे वो शिकार हो, चाहे वो जानवरों को मार के उनके खाल, उनके दांत या विभिन्न शरीर के भागों को बेचने वाला व्यापार हो, जो कि गैर कानूनी है। इसके साथ साथ जो हमारे उद्योगों में वृद्धि हुई है, धुएं से, उद्योगों में निकलने वाले धुएं से, कारखानों के धुएं से, और विभिन्न जो आप बोल सकते हैं रसायन कारखानों से निकलते हैं, फिर वो मिट्टी में मिलते हैं और पानी में मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र जो है वो नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई, जब ऐसा सबको समझ में आया कि जो जैविक ह्रास है वो काफी ज्यादा पैमाने पर हो रहा है। और जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला में है। आप लोगों ने मंडाला आर्ट भी सुना होगा, मध्य प्रदेश से ही के लोगों द्वारा ही मंडाला आर्ट भी किया जाता है। डोडो पक्षी का नाम आपने सुना होगा। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जातियां क्रमशः मॉरिशस एवं चीन में पाई जाती हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर है, ये वैश्विक स्तर पे जो प्राणी है उनका ह्रास हो रहा है। इसके बाद हमारा जो पश्चिमी घाट है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा कान्हा टाइगर रिजर्व है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर नाम से आपको समझ में आ रहा है कि बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का जो कान्हा जंगल है उसको रिजर्व यानी उसको आरक्षित किया गया, उसको वन विभाग के अंतर्गत उसका संरक्षण किया गया ताकि बाघों को जो है बचाया जा सके। बाघों की संख्या जितनी ही अधिक थी उतनी ही अब कम होती जा रही है। गुजरात का गिर जंगल भी आपने सुना होगा, वो भी इसके लिए आरक्षित जगह है। इसके बाद जैव विविधता के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वो भी हमको पढ़ना है। तो जैव विविधता के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें क्या हुआ कि पूरे विश्व में 34 स्थानों को अभिलिखित किया गया जो कि संवेदनशील क्षेत्र थे। संवेदनशील क्षेत्र यानी क्या? संवेदनशील क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे आपको यानी विविधता जो है वहां की जीव विविधता, जैविक विविधता में दोनों ही आते हैं, प्राणी भी आते हैं और वनस्पतियां भी आती है। कुछ ऐसे औषधि, बहुत सारे ऐसे औषधि वृक्ष और वनस्पतियां भी है जो अब नहीं है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। तो 34 स्थानों को जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अभिलिखित किया गया यानी उनको रजिस्टर किया गया, और पृथ्वी का लगभग 15.7% भाग इन क्षेत्रों में व्याप्त किया गया था। यानी पृथ्वी के 15.7% भाग जो है वो उनको जैविक विविधता के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अभिलिखित किया गया था। और आज जो है इन क्षेत्रों में से, इन क्षेत्रों का कम से कम 86% हिस्सा जो है वो नष्ट हो चुका है। जो आरक्षित किया गया था, अभिलिखित किया गया था, उसका 86% जो क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र, पहले ही नष्ट हो चुका है। तो सोचिए आपकी कितना बड़ा ह्रास है ये। और जो बचा हुआ अखंड अवशेष है सिर्फ 2.3% है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जो संरक्षित क्षेत्र के अखंड अवशेष बाकी हैं वो कितने हैं? बहुत ही कम, यानी 2.3%। तो आप सोचिए कि कितना कम भाग जो है वो जैविक विविधता का बचा हुआ है। तो हमारी जो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 135 प्रजातियों में से 85 प्रजातियां जो है वो ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में पाई जाती हैं। और पश्चिमी घाट आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी है, भूगोल में। पश्चिमी घाट किन किन मतलब प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है? राज्यों प्रदेशों से गुजरात है, महाराष्ट्र है उसमें,
गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो पश्चिम घाट का जो भाग इन राज्यों से में सम्मिलित है, ये भाग जो है वो भी ह्रास, उनमें काफी जैविक विविधता का ह्रास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खनिज उद्योग, खनिज और प्राकृतिक गैस की खोज की जाने लगी। यहाँ पे खनिज और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, तो इनकी खोज के लिए जमीन की खुदाई की जाने लगी और उससे क्या हुआ, जंगल की कटाई की जाने लगी, जिससे कि जैविक विविधता, वहां पे रहने वाले जो भी जीव थे, जो भी वनस्पतियां या पेड़ पौधे थे, उन सबकी संख्या में काफी कमी आई और उन प्राणियों और वनस्पतियों को रहने के लिए अधिवास की कमी हो गई। इसलिए वहां पे जैविक विविधता का काफी ह्रास हुआ है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में एशियाई सिंह, यानी जिसको हम लोग एशियाटिक लायन बोलते हैं, और जंगली भैंसों का ये अधिवास था, और ये अधिवास काफी खतरे में आ चुका है। और ये हमको किस चीज से पता चलता है, एशियाई सिंह जो है और जंगली भैंसा जो है वो काफी उनकी संख्या कम हो चुकी है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आसाम जो है, आसाम भी आसाम का जो मानस अभयारण्य है, वो वहां पे पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, तो पानी के लिए बांध बनाने की वजह से वहां का जो आप बोल सकते हैं वहां का जो जैविक विविधता है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अभयारण्य आप लोगों ने सुना होगा, वो बाघों के लिए आरक्षित है। यहाँ भी मच्छी मारी और अलग उद्योगों की वजह से जो बाघ है उनकी संख्या में काफी कमी है। यहाँ पे आप स्क्रीन शेयरिंग पे रेड पांडा की तस्वीर देख रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। तो जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र हम लोगों ने अभी उसके बारे में पढ़ा है कि कैसे 34 स्थानों को अभिलिखित किया गया था। 15.7% भाग इन क्षेत्रों में व्याप्त किया गया था, परंतु उसका 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुका है हमारी खासकर मनुष्यों की विविध गतिविधियों की वजह से। और अब बचा कितना अवशेष बाकी है, सिर्फ 2.3%। तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर अपने अपने स्तर पर प्रयत्न करने चाहिए। अब अगला जो हमारा भाग है इस पाठ का, वो है खतरों में आई प्रजाति का वर्गीकरण। खतरों में आई प्रजाति का वर्गीकरण वो खासकर 4 भागों में बांटा गया उनको। पहला है संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति यानी क्या, इनकी संख्या, ये संकट में है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति, एंडेंजर्ड स्पीशीज, इन प्रजातियों की संख्या, इन प्राणियों की संख्या काफी कम हो चुकी है, क्योंकि इनके अधिवास यानी इनके जो रहने की जगह है वो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण वो संकुचित हो गए, उनके रहने की जगह छोटी हो गई, जंगल की कटाई हो गई है, उसके बाद नदियों और विभिन्न जगहों पे बांध बना दिए गए हैं। तो यदि इनका ध्यान नहीं रखा गया इन प्रजातियों का, तो निकट भविष्य में ये प्रजातियां हमको सिर्फ फोटोग्राफ और इंटरनेट पे ही देखने मिलेंगी। हम इनको यदि चाहे तो जाकर उनके जो अधिवास है उनमें देख नहीं सकते। इसमें आपको स्क्रीन शेयरिंग पे लायन टेल्ड मकाक या जो सिंह की तरह पूंछ वाला बंदर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। इसके साथ साथ ये जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है तड़मोर या तृणमोर भी इसको कहा जाता है। इस पक्षी की एक खासियत है कि ये बहुत ही कम टाइम में अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। यानी आप अगर अचानक इस पक्षी को आवाज निकालते हुए देखोगे, आवाज करते हुए देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा कि ये अलग अलग जानवरों या अलग अलग पक्षियों की आवाज आ रही है, परंतु इसकी खासियत है कि ये अलग अलग प्रकार की आवाज कुछ सेकेंड्स में ही अपनी आवाज बदलता रहता है। तनमोर इसका नाम है, और ये दोनों लायन टेल्ड बंदर और तनमोर, ये दोनों संकटग्रस्त प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। अगला है, दूसरा है दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीशीज। रेयर यानी जो बहुत ही कम, दुर्लभ यानी
जैसे हम कहते हैं ना आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, यानी आप बहुत ही कम दर्शन देते हैं, तो वैसे ही ये प्राणी भी है। ये प्राणी जो है बहुत ही, इनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है और इनकी खासियत ये है कि ये हर जगह नहीं पाए जाते। इन प्रजातियों को स्थान विशिष्ट प्रजाति कहते हैं। स्थान विशिष्ट यानी ये कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं और स्थान विशिष्ट होने के कारण इनका शीघ्र गति से ये लुप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे इनकी शीघ्र गति से, धीरे भी नहीं, शीघ्र गति से ये खत्म होते जा रहे हैं। और इनमें उदाहरण है, पहले ही हम देख चुके हैं, एक तो रेड पांडा है और दूसरा है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, आप लोग जानते होंगे कि कस्तूरी मृग की खासियत क्या है। कस्तूरी मृग को की नाभि जो है वहां पे एक विशिष्ट प्रकार का छोटा सा एक आप बोल सकते हैं कि छोटे से फल जैसा भाग होता है जिसमें बहुत ही सुगंधित द्रव होता है और इस द्रव को कस्तूरी कहते हैं हम। और इस द्रव का जो उपयोग है वो विभिन्न आयुर्वेदिक इसका उपयोग है और ये बहुत ही उसकी गंध अच्छी होती है। और आप लोगों ने पहले सुना होगा कि कस्तूरी मृग जो है उसको मालूम नहीं है कि उसकी नाभि में वो सुगंधित द्रव है और वो उसी द्रव की खोज में, उस सुगंध की खोज में घूमता रहता है। ऐसी पुरानी कहावत है कि वो घूमता रहता है लेकिन कभी भी उसको मिलता नहीं, क्योंकि जो चीज उसके अंदर उपस्थित है, उसके शरीर के अंदर उपस्थित है, वही सुगंध वो बाहर ढूंढ रहा है। तो वैसे विद्यार्थियों, हम सबके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण छुपे हुए हैं। जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ही तेज है। यदि इस मस्तिष्क का उपयोग हम अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें और अपनी पढ़ाई में लगाएं, खासकर 10वीं का वर्ष आपके लिए काफी जो है एकदम हम बोल सकते हैं बहुत ही महत्व का है। तो इसको यदि हम सिर्फ अपनी पढ़ाई और उसी में उससे संबंधित चीजों में, जानकारियों में ही लगाएं, तो सारा ही जो कस्तूरी है वो हमारे अंदर ही है और इसे हम अपने 10वीं के परिणाम के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। कस्तूरी मृग जो है उसको उत्तराखंड राज्य का पशु घोषित किया गया है। मतलब उत्तराखंड राज्य का ये पशु माना जाता है क्योंकि वहां पे जहाँ पे ज्यादा ठंडा मौसम होता है वहां पे पाया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा, इनकी जो संख्या है वो काफी कम है। ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कस्तूरी है। ऊपर आपको छोटे नारियल जैसा ये कुछ दिख रहा है, बाहर बाल जैसी संरचना होती है उसके, और इसके अंदर जो चीजें, इसके अंदर जो कस्तूरी नाम की जो वस्तु है वो आपको बाहर छोटे छोटे कंकड़ जैसे या कुछ मिट्टी जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये है कस्तूरी। लेकिन इसकी विशिष्टता की वजह से इसका काफी शिकार किया जाता है और इसकी संख्या पहले से ही बहुत कम है और अब इतनी कम हो चुकी है कि यदि इसका ध्यान नहीं दिया गया तो ये प्राणी भी हमको सिर्फ इंटरनेट पे ही दिखाई देगा या पुराने कुछ वीडियोस में दिखाई देगा। ये हो गया दुर्लभ प्रजाति या रेयर स्पीशीज। इसके उदाहरण दो मैंने बताया आपको, रेड पांडा है और कस्तूरी मृग है जिसे उत्तराखंड का राज्य पशु भी घोषित किया गया है। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरी प्रजाति जो है, ये दो प्रजाति हम लोग पढ़ चुके हैं, संकटग्रस्त प्रजाति और दुर्लभ प्रजाति। तो तीसरी प्रजाति है संवेदनशील प्रजाति। संवेदनशील यानी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि संवेदनशील क्षेत्र यानी क्या, जो काफी संवेदनशील है। मतलब कि ये जो प्राणी है, ये जो प्रजाति है, ये पहले से ही काफी खत्म हो चुके हैं और इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। इसके उदाहरण है पट्टे वाले बाघ है और जो हमारे गिर जो जंगल है वो कहाँ है, मैंने बताया गुजरात में। तो गिर के जो सिंह हैं उनकी संख्या काफी कम होती जा रही है। इसके बाद अनिश्चित, चौथा जो प्रजाति है वो अनिश्चित प्रजाति है और ये अनिश्चित प्रजाति जो है वो, उसको अनिश्चित क्यों कहा जाता है? अनिश्चित इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे प्राणी है जो जल्दी सामने नहीं आते, कुछ डरपोक होते हैं, डरपोक इनका नेचर होता है, इसलिए छुपे हुए रहते हैं। तो आपकी किताब में आपने देखा होगा, कोई कौन से इंग्लिश या कोई भाषा के
आपका जो कवर पेज है उसमें एक गिलहरी है जिसको शेकरू गिलहरी कहा जाता है। तो ये शेकरू गिलहरी जो है वो भी एक ऐसी प्रजाति है जो अनिश्चित प्रजाति है, और ये जो है काफी धोखे में है, परंतु इनकी बराबर संख्या भी हमको नहीं मालूम होती है, क्योंकि ये डरपोक प्रवृत्ति के हैं और इसकी वजह से ये जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद मैंने एक बार डोडो पक्षी का भी नाम लिया था, जो कि आप बोल सकते हैं कि वो भी एक मतलब कि वो स्पीशीज अभी है ही नहीं, वो प्रजाति अब है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है। और ये डोडो पक्षी जो है उसका भी मैं एक फोटो आपको दिखा रही हूँ। तो डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस में पाया जाता था, और भारतीय महासागर का जो मेडागास्कर का जो भाग है वहां पे वो पहले पाया जाता था, परंतु अब ये पक्षी नहीं पाया जा रहा है, ये खत्म हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, मुझे अभी मिल नहीं रहा है डोडो। तो आप अगर देखेंगे, आप इंटरनेट पे भी इसको देख सकते हैं, परंतु ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको जो प्राणियों को याद रखना है वो मैं ऑलरेडी आपको मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। उसमें लायन टेल्ड बंदर है, लायन टेल्ड मकाक भी जिसको बोलते हैं, तंड है। उसके बाद में रेड पांडा है, कस्तूरी मृग है, पट्टे वाले बाघ, और जो हमारा सिंह है लायन है, शेकरू गिलहरी, ये चीजें ही आपके पाठ्यक्रम में है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ा है, जो संकटग्रस्त है, दुर्लभ प्रजाति है, संवेदनशील प्रजाति है, अनिश्चित प्रजाति है, इन सबके बारे में पढ़ा। और उसका हम लोगों ने जो है फोटो भी देखा है, आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कैसे ये प्राणी दिखते हैं। तो उसके बाद में आपको जो है पाठ्यक्रम में विभिन्न कानून बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं इन सारे प्रजातियों, चाहे वो प्राणी की प्रजाति हो या वनस्पतियों की प्रजातियां हो, इन सबको संरक्षित करने के लिए, उनकी संख्या को बनाए रखने के लिए विभिन्न नियम अधिनियम बनाए गए हैं। वो कानून भी आपको जो है याद रखना है, क्योंकि वो आपको एक शॉर्ट नोट में यानी टिप्पणी के रूप में भी आ सकते हैं। तो ये जो पाठ है, इस पाठ का जो भाग था जो आज हम लोगों को पढ़ना था, उसके ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। और आपको जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इमदादुल्लाह, पूछो। टीचर, ईशान्य प्रदेशों के जंगल मतलब क्या होते हैं सर? हेलो, ईशान्य, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। टीचर ईशान्य प्रदेश मतलब क्या होता है? ईशान्य प्रदेश आपने भूगोल में पढ़ा हुआ है, और आपको ये ढूंढना है कि ईशान्य प्रदेश किन जगहों को बोलते हैं। ठीक है, हाँ। ओके टीचर। हो गया मैडम। हाँ, श्याम यादव, माइक चालू करके पूछो।